तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4.2 के पहले प्रश्न का चौथा पार्ट। लिखा हुआ है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम इसको यहां से देखिए, जो हमारा तीसरा पद है ये इसके बटे में 8 लिखा हुआ है, तो इसको हम यहां से हटा देते हैं और इसको हम द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिख देते हैं। हालांकि लिखा हुआ है एक तरीके से देखा जाए तो मानक रूप में c के स्थान पर 1/8 है, यानी परिमेय संख्या लिखी हुई है। तो वहां पर ये भी तो एक अचर ही है, चर तो है नहीं, लेकिन इसको थोड़ा हम और व्यवस्थित कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो इस पद के बटे में क्या है, 1 है, इस पद के बटे में क्या है, 1 है। तो 8, 1 और 1 का आप लासा ले लीजिए। तो 8, 1 और 1 का लासा कितना होगा, 8 ही होगा। ये 8 से 8 एकम 8 और 1 ऑलरेडी है, तो आपको 8 मिल गया। तो इसका लासा हमें मिल गया 8। तो कुल के बटे में हम लिख सकते हैं यहाँ पर 8, और फिर यहाँ पर देखिए हर में क्या है, 1 है, तो 1 से 8 को भाग दीजिए, कितना आया, 1 अट्ठे 8। अब 8 से इसमें गुणा कर दीजिए इसके अंश में, तो 8 दूनी 16 x² आपको यहाँ मिल जाएगा। और फिर माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। इसके बाद में देखिए यहाँ पर हर में 1 है, 1 से 8 को भाग दीजिए, पुनः आपको 8 प्राप्त हो जाएगा। और 8 से आप x को गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8x। इसके बाद में यहाँ पर देखिए हर में 8 है, तो 8 से आप 8 को भाग दीजिए तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा, 8 एकम 8। और फिर जो भागफल आया है उसको आप यहाँ पर गुणा कर दीजिए इस भिन्न के अंश में, तो यहाँ पर है 1, तो 1 एकम 1 हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिल जाएगा इतने एकम इतना ही, यानी 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 8 का गुणा 0 से होगा तो हो जाएगा 0। अब ये हमें कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अभी तक हम इस तरह का समीकरण देखते हुए आ रहे थे। यहाँ पर ये बटे में 8 लिखा था तो हम थोड़ा कन्फ्यूज हो गए थे कि तो बटे में 8 है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन जब हमने लासा ले करके और हर बराबर कर लिया तो फिर अब हमें ये द्विघात समीकरण के रूप में, जैसा कि अभी तक देखते आ रहे थे, उस रूप में हमें मिल गया। अब इसको हम सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक सॉल्व कर रहे थे। पहले पद को आप ऐसे उतार लीजिए, तो ये हो गया 16x²। तीसरे पद को भी वैसे उतार लीजिए, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बीच वाले पद को आप इस तरह से 2 पार्ट में तोड़ें कि जिनका यदि गुणा करें तो यहाँ पर देखिए 1 का गुणा होगा 16 के साथ, तो 1 का गुणा जब होगा 16 के साथ, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो आपको मिल जाएगा 16। अर्थात इसको हमें इस तरह से 2 पदों में तोड़ना है जिनका जब हम गुणा करें तो हमें 16 प्राप्त हो, और उन 2 पदों को जब हम जोड़ें या घटाएं तो हमको माइनस का 8 प्राप्त हो, -8। अब हमें सोचना है कि किन किन संख्याओं को हम गुणा कर दें तो हमें 16 प्राप्त हो जाए, और उनको यदि जोड़ दें या घटा दें तो -8 प्राप्त हो जाए। तो यहां पर 16 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 1 गुणे 16 हो सकता है। तो 1 गुणे 16 16 तो मिल जाएगा, लेकिन 16 में ना तो 1 जोड़ने पर -8 मिल रहा है, ना ही घटाने पर मिल रहा है। तो फिर हम अच्छा इसका अगर हम अपोजिट कर दें, 16 गुणे 1 कर दें तब भी यही मैटर रहेगा। तो फिर हम और आगे बढ़ते हैं, तो 2 गुणे 8 भी होता है 16, तो 2 गुणे 8 16 मिल गया, और 8 में हम 2 जोड़ें या घटाएं तो हमें -8 प्राप्त नहीं हो रहा है, अर्थात कि ये भी हमारे काम का नहीं है। अगला हम देखते हैं, तो होता है 4 गुणे 4 16, तो 4 गुणे 4 16 हो जाएगा, और हमको चाहिए -8। तो यदि हम 4 और 4 को माइनस बना दें, यानी ऋणात्मक कर देंगे, ये इसके आगे ऋण लगा दें,
तो यदि हम इसका गुणा करें तो देखिए माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 4 का गुणा 16 हो जाएगा, तो ये भी मिल रहा है। और -4 और -4 को यदि हम यहाँ पर लिख दें, -4 और -4 इनको जोड़ देते हैं तो हमको माइनस का 8 प्राप्त हो जाएगा। यानी -4 यहाँ लिखा है, -4 ये यहाँ लिखा है, तो मतलब क्या है कि दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं तो आपस में जुड़ जाएंगी। वो आपने पिछले वीडियो में देखा ही है कैसे क्या होता है, यदि आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए। तो -4 और यहाँ पर भी -4, जो संख्या यहाँ रहेगी वही संख्या यहाँ, जो संख्या यहाँ वही संख्या यहाँ पर आप लिख दीजिए, बराबर आनी चाहिए। तो हमको पता चल गया कि किन दो पदों में हम तोड़ेंगे, -4 और -4। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए -4x, यहाँ पर लिखा है गुणांक है इसका, यहाँ पर x, तो x लिख दीजिए, और फिर दूसरा भी हमें मिला है -4, तो -4x लिखा है तो x लिख दीजिए। बस इसकी ज़रूरत यहाँ पर समाप्त हो गई। अभी हम बॉक्स बना रहे हैं, जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाएंगे वैसे वैसे ये बीच वाले पद को आप फटाफट माइंड में तोड़ने की क्षमता आपकी विकसित होती जाएगी, फिर आपको ये बॉक्स वॉक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी चूंकि हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया है तो जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी क्षमता भी बढ़ेगी। देखिए अब 16x स्क्वायर -4x में कॉमन क्या दिख रहा है, तो 4x कॉमन दिख रहा है, तो इसमें हमने कॉमन ले लिया 4x। तो यहां पर बचा क्या, यहां पर बचेगा 4x। क्यों, क्योंकि 16x स्क्वायर यानी 16 गुणे x गुणे x, इसको जब आप 4x से भाग देंगे तो कितना बचेगा, एक x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 चौक 16, तो बचा क्या 4x, वही हमने उठाकर यहां पर लिख दिया। फिर देखिए -4x है, इसको जब आप 4x से भाग देंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। अब इन दोनों पदों में आपको देखना है कि कॉमन क्या है, तो उसको आप चाहे यहाँ पर कॉमन देख लो कि क्या है, और चाहे जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो इस ब्रैकेट में आया है वही अगले ब्रैकेट में आना चाहिए, तो आप वैसे लिख दें। तो 4x - 1 यहाँ पर है तो 4x - 1 यहाँ पर भी आएगा, 4x - 1। अब यहाँ पर देखिए 4x है और यहाँ पर है माइनस का 4x, तो मैं 4x को किससे गुणा कर दूं कि ये माइनस का 4x हो जाए, तो यदि मैं इसको -1 से गुणा कर दूं तो ये माइनस का 4x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस, और 1 का गुणा 4x से होगा तो 4x हो जाएगा। और फिर अगला हमें चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 ही रहेगा, बराबर 0। अब देखिए इन दोनों पदों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहां से लेकर के और यहां तक, इस पद में कॉमन क्या है, इस पद में कॉमन क्या है, मतलब इन दोनों पदों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो 4x - 1 यहाँ पर है और 4x - 1 यहाँ पर है, तो इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर 4x को बाहर निकाला था, तो हमने निकाल लिया 4x - 1 को बाहर, तो यहाँ क्या बचा 4x, और यहाँ पर क्या बचा -1, तो ये होगा -1 बराबर 0। अब एक बार इसको हम 0 के बराबर रख के तुलना कर लेते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर रख के तुलना कर लेते हैं। तो यदि 4x - 1 बराबर 0, 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर हो जाएगा 0 + 1, तो x बराबर हो जाएगा 0 में 1 जुटा 1 हो गया, और फिर ये 4 है यहाँ पर, तो इसका जब पक्षांतर होगा तो ये इसके बट्टे में चला जाएगा भाग में, तो ये हो गया 1/4। तो x की एक वैल्यू हमको मिल गई 1/4, अर्थात x का एक मूल है 1/4। और दूसरा देखते हैं, यदि हम 4x - 1 बराबर 0 रख दें, 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 0 + 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, 4x बराबर 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 ही हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 गुणे में था, यहाँ पर भाग में चला जाएगा, तो 1/4। यहाँ पर हमको मिल गया x की वैल्यू 1/4, यहाँ पर भी 1/4, यहाँ पर भी 1/4, तो x के दोनों मूल 1/4, अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x का जो मूल है वो 1/4 है। अभी हम आगे की प्रश्नावलियों में देखेंगे कि ये क्यों होता है कि दोनों मूल समान आ जाते हैं, या किस कंडीशन में दोनों मूल अलग अलग आते हैं, ये सब आगे प्रश्नावलियों में हम लोग सीखेंगे। तो अब हम देखते हैं
प्रश्नावली 4.2 के पहले प्रश्न का 5वां पार्ट। पांचवा पार्ट है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो पहले पद को वैसे उतार लेंगे, ये हो गया 100x², तीसरे पद को भी वैसे उतार लेंगे प्लस 1 बराबर 0। अब बीच वाले पद को हमें तोड़ना है दो पदों में, तो क्या चाहिए हमें पहले ये देख लेते हैं। तो इसका गुणा प्लस 1 का गुणा कर दें 100 के साथ, तो हमको मिल जाएगा 100। और फिर जो दो संख्याएं हम इसमें भरें, उन दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर हमको -20 प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि देखो यहां पर -20 लिखा हुआ है, तो -20 हमें मिलना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तुक्का लगाते हैं। इसका कोई नियम नहीं है कि आप ऐसे करेंगे हो जाएगा, आपको यहाँ पर तुक्का लगाना पड़ता है कि 100 के मैं किस प्रकार से दो गुणनखंड कर दूं कि जिनको जोड़ने या घटाने पर हमको -20 प्राप्त हो जाए। फिर जैसे जैसे अभ्यास करते जाते हैं तो फिर आपकी दक्षता बढ़ती जाती है और आपको ये सब डिब्बा बनाना ही नहीं पड़ता है। तो 100 को ध्यान से देखिए, यदि 100 के फैक्टर कर लिए जाएं तो हमें क्या मिलेगा, 2, ये 50 में, फिर ये 2, 25, फिर यहाँ पर अब ये 5 से कटेगा तो हो जाएगा 5 25 और ये 5 एकम 5। अब ये तो 100 के गुणनखंड हमको मिल गए। अब इन गुणनखंडों को आपस में गुणा करके हमको दो गुणनखंड प्राप्त करना है, जिनको गुणा करने पर, जिनको जोड़ने या घटाने पर हमको -20 प्राप्त हो जाए। पहले प्लस माइनस हम बाद में देख लेते हैं, पहले हमें 20 प्राप्त हो जाए ये देख लेते हैं। प्लस माइनस हम यहाँ पर बदल लेंगे, अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ पर है 2 × 2, यदि मैं इसका गुणा कर दूं तो ये हो गया 2 दूनी 4, और यहाँ पर है ये 5 × 5 कर दूं तो ये हो जाएगा 25। 25 में से 4 को गुणा 25 में 4 को गुणा करने पर 100 तो हमको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये इसी के फैक्टर हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों का गुणा करने पर हमको 100 प्राप्त ही हो जाएगा। लेकिन 25 में से 4 जोड़ने या घटाने पर हमको 20 प्राप्त नहीं हो रहा है। 25 में यदि आप 4 घटा दें तो आपको 21 मिल जाता है, और यदि आप जोड़ दें तो 29 मिल जा रहा है। तो इसका मतलब ये फैक्टर बना नहीं, ये जोड़ा हमें जच नहीं रहा है। तो हम कुछ और करते हैं, यहाँ से हम अगला तुक्का लगाते हैं अपना, देखते हैं कि कहाँ से फिट बैठेगा। तो यदि हम 2 का गुणा कर दें 2 से और फिर 5 से गुणा कर दें तो 2 दूनी 4 पंचे 20। अब ये देखिए हो गया 20, और ये है 5। 20 का गुणा यदि मैं 5 से कर दूं तो 20 पंचे 100 तो हो जाएगा, लेकिन 20 में 5 ना तो जोड़ने पर आ रहा है, 20 में 5 ना तो जोड़ने पर हमको 20 मिल रहा है और ना ही घटाने पर मिल रहा है। तो इसलिए ये भी हमारा फेल हो गया। चलिए हम अगला देखते हैं। इसी तरह से आपको बार बार अभ्यास करना है, जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी दक्षता बढ़ती जाएगी। तो यदि मैं ऐसा कर दूं यहां पर कि 2 का गुणा मैं कर दूं 5 के साथ और फिर 2 का गुणा मैं कर दूं 5 के साथ, तो यहां मुझे क्या मिल गया, 2 पंचे 10 मिल गया, और यहां पर मैंने गुणा किया तो मुझे 2 पंचे 10 मिल गया। और फिर 10 का गुणा मैं 10 से जब करूंगा तो मुझे 100 भी मिल जाएगा, और 10 को 10 में जब मैं जोड़ दूंगा तो मुझे 20 भी मिल जाएगा। तो हमें वो संख्या पता चल गई। इसी तरह से हम लोग गैस करते हैं, ऐसे से तुक्का मारते मारते, गैस करते करते, अभ्यास करते करते आप एक दिन इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि आपको ये सब करना ही नहीं पड़ता, आप सीधे सीधे माइंड से ही यहाँ पर इसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। तो वो सब अभ्यास से आएगा, जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी दक्षता बढ़ती जाएगी। तो हमको मिल गया 10 और 10। अब ध्यान दीजिए, यदि मैं यहां पर लिख दूं 10 × 10 तो 10 दहम 100 तो हो जाएगा, लेकिन जब आप 10 में 10 जोड़ेंगे तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो आपको यहां पर प्लस का 20 प्राप्त हो जाएगा।
तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर माइनस लगा दो, यहां पर भी माइनस लगा दो। अब माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 10 10 का गुणा होगा तो ये 100 हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहां पर जब आप लिख देंगे -10 और फिर -10, तो -10 और -10, तो ये दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो आपस में जुड़ करके आपको माइनस का 20 प्रदान कर देंगे। तो हमको दो संख्याएं मिल गई, तो यहां पर हम फिलअप कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा -10, यहां पर x लगा है, लगा दीजिए, फिर -10 और यहां x लगा है, लगा दीजिए। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको यहां से हटा दीजिए। अब यहां पर देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें और इसमें कॉमन देखिए 10x इसमें भी है, 10x से इसमें भी भाग जा सकता है, इसमें हम भाग दे सकते हैं 10x से, तो 10x यहां पर कॉमन ले लीजिए। तो यहां पर क्या बचा, यहां पर बचेगा 10x, क्योंकि 10 दहम 100 और 1x से 1x कैंसिल हो गया तो 1x बच गया, माइनस यहां पर 10x से 10x कैंसिल हो गया, बचा क्या 1। तो जो इस ब्रैकेट में आया है वही अगले ब्रैकेट में भी आना चाहिए, तो अगले ब्रैकेट में भी आपका आ गया 10x - 1 = 0। अब यहां पर देखिए 10x है और यहां पर है माइनस का 10x, तो यहां पर मैं किससे गुणा कर दूं इसमें कि ये माइनस का 10x हो जाए, तो यदि मैं इसमें -1 से गुणा कर दूं तो माइनस और प्लस का जब गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और 1 और 10 का गुणा होगा तो ये 10 हो जाएगा। बस आगे आपको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं, आगे वो ऑटोमेटिक फिट बैठेगा ही। अब देखिए इन दोनों पदों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक, तो 10x - 1 इसमें भी है, 10x - 1 इसमें भी है, तो 10x - 1 को आप कॉमन ले लीजिए। तो बचा क्या यहां पर 10x, और फिर यहां पर क्या बचा -1 बराबर 0। तो यहां पर देखिए आपको सेम मिल गया, 10x - 1 इसमें भी है, 10x - 1 इसमें भी है। जब आप 0 से इसकी तुलना करेंगे तो आपको सेम उत्तर प्राप्त होगा। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा, हम इसको लिख दें कि x बराबर 10x - 1 है, जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1, और x बराबर क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो पहला मूल भी आपका हो जाएगा 1/10, तो अगला भी 1/10 ही हो जाएगा, दोनों मूल आपके 1/10 ही हो जाएंगे। आप चाहो तो चेक करके देख लो इधर, 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 0, ये उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। और यहां पर देखिए 10x - 1 यहां था तो यहां पर भी वही है, तो पहला मूल भी आपका 1/10 ही हो जाएगा और दूसरा मूल भी आपका 1/10 ही हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न को हल करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग अपनी बुक खोल लें, क्योंकि मैं क्वेश्चन को यहां पर लिखकर अपना और आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। तो दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण 1 यहां पर लिखा तो है नहीं, हमें पेज पलटना पड़ेगा, तब वहां पर हमको उदाहरण 1 मिलेगा। तो यहां पर देखिए उदाहरण 1 कहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ उदाहरण 1 पेज नंबर 79 पर, और इसमें पहला प्रश्न है कि मतलब दूसरे का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट हैं, पहला और दूसरा। तो दूसरा हम लोग बाद में देखेंगे, पहले पहला देखते हैं। पहला में आपसे बताया जा रहा है कि जान और जीवंती 2 कैंडिडेट हैं और दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है, अर्थात 5-5 कंचे खोने के बाद उनके पास जो कंचे बचे उनका गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो बहुत सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हम मान लेते हैं कि जान के पास x कंचे थे, माना जान के पास
कंचे थे या जान के पास कंचों की संख्या, ऐसे लिख दो, कंचों की संख्या बराबर x थी, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर हो जाएगा, दोनों के पास कुल मिलाकर थे 45 कंचे, तो 45 में से x को घटा दो, 45 में से x को आप घटा दीजिए, तो जितने कंचे आएंगे उतने कंचे इनके पास थे। अब जरा यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिए, कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यदि मैं आपसे कह दूं कि कोई दो संख्याएं हैं जिनका योगफल 15 है, कोई भी दो संख्याएं हैं जिनका योगफल 15 है, और यदि मैं पहली संख्या आपको बता दूं कि पहली संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? आप फट से बता देंगे कि 10 होगी। वो 10 आप कैसे बता दिए? क्योंकि आपने 15 में से 5 को घटाया, यहां पर आपने 15 में से 5 को घटाया, इसलिए आपने बता दिया कि 15 में से 5 घटा तो कितना बच्चा? 10। यानी कि अगर कुल कंचे 15 थे और एक के पास 5 थे, तो दूसरे के पास जाहिर सी बात है कि 10 कंचे होंगे। तो वही चीज यहां भी होता है। अब यहां पर एक्स वाई देखकर कुछ लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। अगर यही चीज मैं यहां पर ऐसा कह दूं कि यहां 15 कंचे कुल मिला के थे उसके पास, दो भी मतलब कोई भी दो कैंडिडेट है उनके पास कुल मिला के 15 कंचे थे और एक के पास x कंचे थे, तो जैसे भी आपने क्या किया, इसमें से आपने इसको घटाया तो आपको यहां पर 5 मिल गया था। उसी प्रकार से यहां पर आप 15 में से 100 घटा देंगे तो आपको दूसरे के पास संख्या जितनी होगी वो आपको पता चल जाएगी। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे? 15 माइनस x। तो सेम यही कॉन्सेप्ट वहां पर लगता है। आपको इस प्रकार से कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। यदि समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो एक बार में समझ में नहीं आती हैं, और या फिर विवेकानंद जी वाली क्षमता हो। तो फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। प्रश्नानुसार हमसे बताया गया है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी जान ने 5 कंचे गायब कर दिए और जीवंती ने भी 5 कंचे गायब कर दिए। जो बचा उसका गुणनफल 124 है। तो इनके पास, जान के पास तो x ही कंचे थे, इन्होंने 5 कंचे खो दिए, मतलब क्या कि x में से 5 निकल गया। इनके पास 45 माइनस x कंचे थे, इन्होंने भी 5 कंचे खो दिए, तो इनके पास कितना बचा? 40 माइनस x कंचे बचे, 40 माइनस x कंचे। अब इसको जरा यहां पर देख लीजिए कि कैसे यहां पर 40 माइनस x हो गया। जैसे लिखा है 45 माइनस x, 45 माइनस x। अब इसमें से आपको 5 माइनस करना है, क्योंकि 5 कंचे उसने खो दिए, तो आपने क्या कर दिया? -5। अब हम जानते हैं कि जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं और धनात्मक पूर्णांक आपस में जुड़ जाते हैं। फिर जो हमको उत्तर प्राप्त होता है उसमें से हम धनात्मक पूर्णांकों के योग में से ऋणात्मक पूर्णांकों के योग को घटाते हैं। तो यहां पर देखिए ये -5 है और ये -x है, तो ये अचर पद है और ये चर पद है, तो आपस में जुड़ेंगे तो है नहीं, ये ऐसे के ऐसे रहेंगे। तो ऐसे के ऐसे रहेंगे, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि चाहे इनको एक साथ जोड़ लें उसके बाद में इसमें से घटाएं, और चाहे इसमें से हम बारी बारी से इनको घटा दें, तो भी तुमको समान उत्तर प्राप्त होगा। जैसे देखिए, अगर मैं मान लेता कि यहां पर लिखा है 45 और इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूं चलो कि 5 ही है, तो अगर -5 है और यहां पर भी -5 है, तो ध्यान से देखिए तब ये क्या हो जाता? 45 और -5 और -5 कितना हो जाता? -10 हो जाता। तो 45 में से 10 घटता तो कितना मिलता? 35 मिल जाता हमको। तो हमने यहां पर क्या किया? हमने इन दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों को पहले आपस में जोड़ लिया, फिर इसमें से घटाया। अच्छा, अगर इनको हम ऐसा ना करें, बारी बारी से घटा दें, तो भी तो हमको समान उत्तर प्राप्त होगा। देखिए यहां पर हमने लिख दिया 45 और यहां पर क्या था? -5 और -5, तो 45 में से हमने 5 को घटा दिया। 45 में से जब हमने 5 को घटा दिया तो हमको क्या मिला? यहां पर मैं लिख देता हूं पहले 45 -5 और -5।
अब यदि मैं बारी बारी से घटाऊं तो 45 से 5 घटा दूं कितना बचा 40, और फिर 40 माइनस 5 हमें मिल गया, तो 40 में से 5 में घटा दूं तो मुझे कितना मिला 35। तो देखिए इधर भी 35 इधर भी 35। तो यदि आपको वैल्यू पता है, कुल मिला के यदि अचर पद है दोनों, तब उनको आपस में जोड़ लिया कीजिए और फिर घटाइए। और यदि एक चर है एक अचर है तो उनको बारी बारी से भी आप घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो घटेगा नहीं क्योंकि इसकी हमें वैल्यू ही नहीं पता है अभी, इसी की वैल्यू तो मुझे ज्ञात करनी है। लेकिन ये तो घट जाएगा, ये तो अचर पद है। तो ये हमने 45 में से 5 माइनस कर दिया तो मुझे 40 मिल गया, और ये माइनस का x यानी अभी इसमें से मुझे x घटाना बाकी है, तो उसको हमने ऐसे लिख दिया। अब देखते हैं इसके आगे। तो इनका जो गुणनफल है, यानी 5-5 कंचे गायब कर देने के बाद में जितने बचे उनका जो गुणनफल है वो 124 है। तो हम लिख देते हैं बराबर 124। तो इनका आप गुणा कर लीजिए। तो गुणा करना मैं आपको पिछली वीडियोज में बता चुका हूं, आप नहीं देखें तो उसे जाकर देख लीजिए। पहले x का गुणा पहले हम करेंगे 40 के साथ, तो मुझे मिल जाएगा 40x। फिर x का गुणा करेंगे माइनस x के साथ, तो हमको मिल जाएगा माइनस x स्क्वायर। और फिर हम -5 का गुणा करेंगे 40 के साथ, तो हमको मिल जाएगा माइनस, और 40 पंचे 200। ये माइनस और प्लस का गुणा हुआ तो माइनस हो गया, यहां पर प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, तो माइनस प्लस का हो गया माइनस जब गुणा हुआ, और 5 और 40 का गुणा हुआ तो हो गया 200। अब देखिए यहां पर माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 5 का गुणा होगा x के साथ तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, बराबर 124। अब मैंने आपको बताया था कि ये आपका बायां पक्ष है जिसको LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका दायां पक्ष है बराबर के इधर वाला, यानी राइट हैंड साइड। तो मैंने आपसे बताया था कि किसी भी एक पक्ष में अगर उसी पक्ष में हम चाहें तो पदों को उनके चिन्हों समेत इधर से उधर उठा के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। उनके चिन्हों के में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना ही उनके मान में कोई परिवर्तन होता है। जबकि जब बराबर के वह इधर से उधर जाते हैं तब वहां पर पक्षांतर का नियम लागू होता है। तो देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर यहां पर है, यदि मैं इस पूरे समीकरण को द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिखना चाहूं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर होता है, तो हम सबसे पहले इसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, चिन्ह समेत उठाएंगे, यहां पर हम लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद में एक्स वाला पद कहां है, तो एक्स वाला पद यहां भी है और यहां पर भी है। तो देखिए यहां पर कितना है 40x है, और यहां पर कितना है प्लस 5x। तो 40x में जब आप 5x जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 45x, तो हमने लिख दिया प्लस 45x। और यहां पर क्या बच गया, यहां पर बच गया माइनस का 200, तो हम लिख देंगे माइनस का 200। और फिर बराबर इधर क्या है 124 है, तो 124 को जब आप इधर लेकर के आएंगे तो इधर ये धनात्मक है, इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 124, और बराबर हमको क्या मिल जाएगा 0। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, माइनस का 200 है और माइनस का 124 है, तो दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो 200 और 124 हो जाएगा 324, यानी माइनस का 324 हो जाएगा, बराबर 0। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनको जोड़ने या घटाने पर हमको 45 प्राप्त हो और जिनका गुणा करने पर हमको, यहां पर देखिए, अच्छा एक चीज यहां पर और देख लीजिए, देखो यहां पर लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर, आप चाहो तो यहां से माइनस हटा दो। कैसे, यहां पर भी इस पक्ष में भी आप माइनस 1 से गुणा कर दो और इस पक्ष में भी माइनस 1 से आप गुणा कर दो, यहां से इस पक्ष में भी आप माइनस 1 से गुणा कर दो, और ये यहां पर इसके बाहर से माइनस 1 से इस पक्ष में भी गुणा कर दो और माइनस 1 से इस पक्ष में भी गुणा कर दो, तो माइनस का चिन्ह यहां से आगे से हट जाएगा। कुछ लोग माइनस यहां आ गया तो डर जाते हैं, ठीक है, तो और चाहो तो आप ऐसे सॉल्व कर लें तो भी उत्तर आपका सेम ही आएगा। तो उस डर को निकालने के लिए मैं इसको ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूं, आगे किसी क्वेश्चन में हम इसको हटा के भी सॉल्व कर लेंगे। इधर ऐसा मिला तो देखिए फिर से आप वही अपना डिब्बा बना लीजिए ताकि आप इसमें अनुमान लगा सकें कि वो संख्याएं कौन सी होंगी।
देखिए यहां पर है -324 और यहां पर है -1, यहां इसका गुणांक कितना है -1 है। तो जब हम -324 का गुणा करेंगे, यहां पर एक हम चाहे तो लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, उसके 1 से 40 में गुणा भाग करोगे उसका मान अपरिवर्तित रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, और चाहे तो यहाँ पर ना लिखें। तो इसका गुणांक है -1 और यहाँ पर है -324, तो -324 का जब गुणा करेंगे हम -1 के साथ में, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 1 गुणे 324 तो कितना हो जाएगा 324। तो यानी कि उन दोनों संख्याओं को जब हम गुणा करें तो हमको 324 प्राप्त हो, और जब हम उनको जोड़ें या घटाएं तो हमको +45 प्राप्त हो। तो हम चेक करते हैं कि कौन सी संख्या हो सकती है। तो इतना लंबा पहाड़ा तो हम लोग को याद नहीं रहता है कि हाँ 324 उस पहाड़े में आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक पहाड़ा याद रहता है, कुछ लोग तो 20 तक भी नहीं याद रखते हैं। तो उस पहाड़े में 30 दहम 300 और यहाँ पर 324 है, तो हम सीधे सीधे तो गेस कर नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे, पहले हम गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। गुणनखंड ज्ञात करने के बाद में हम उसमें गुणनखंडों को आपस में गुणा करके 2-2 के पेयर बनाएंगे और तुक्का लगाएंगे कि कौन यहाँ पर फिट बैठ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर 324 का हम गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, अंत में देखो एक सम संख्या है, अर्थात ये 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। विभाजनीयता का नियम आप थोड़ा ध्यान रखिए। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, समय मिला तो कभी बताएंगे विभाजनीयता का नियम। ये हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पर बच्चा 1, इधर गया तो ये होगा 12, 2 छक 12, और यहाँ पर 2 दूनी 4। फिर देखिए 2 यहाँ पर है लास्ट में, अर्थात सम संख्या है, तो ये पुनः 2 से कट जाएगा। तो 2 से ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। अब देखिए 8 1 9, संख्याओं का योग 9 आ रहा है, तो ये 9 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी। तो हम पहले 3 से काट के देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और समझ लीजिएगा, जैसे ये जो हम ज्ञात करते हैं गुणनखंड, ये गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड, इसका नाम है पूरा अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड मीन्स क्या होता है कि जो भी संख्या होगी उसको हम अभाज्य संख्याओं से अभाज्य संख्याओं से भाग करते हैं बारी बारी से। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 2, तो सबसे पहले देखिए मैंने उससे काटना शुरू किया, फिर जब उससे नहीं कटेगा, उससे कटना बंद हो जाएगा, तो जो उससे बड़ी अभाज्य संख्या होगी उससे हम काटेंगे। उससे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या 3, उससे काटेंगे। फिर अब यहां पर ये 9 से भी तो कट रही है, बट मैं 9 से क्यों नहीं काट रहा हूं, क्योंकि हम इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं। तो इससे बड़ी अभाज्य संख्या है 3, और 9 क्या है, 9 हमारी अभाज्य संख्या तो है नहीं, 9 हमारी भाज्य संख्या है। फिर जब 3 से भी नहीं कटेगा तो हम किससे काटेंगे, 4 से नहीं काटेंगे, 5 से काटेंगे, क्योंकि हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं। और फिर 5 से भी नहीं कटेगा तो हम 7 से काटेंगे, 7 से भी नहीं कटेगा तो फिर हम 11 से काटेंगे, 11 से भी नहीं कटेगा तो फिर हम 13 से काटेंगे, 13 से भी नहीं कटेगा तो फिर हम 17 से काटेंगे। इस तरह से हम जो 1 से 100 तक कुल मिला के 25 अभाज्य संख्याएं हैं, उन्हीं से हम चेक करते हैं बारी बारी से, एक तरफ से। ऐसा नहीं कि हाँ, अब कुछ लोग क्या करते हैं 2 से काटे, फिर 2 से काटे, फिर इसके बाद में 2 से नहीं कटा 3 से काटे, इसके बाद में 3 से भी नहीं कट रहा है तो वो अनावश्यक 4 से चेक किए जा रहे हैं। जब 2 से नहीं कटा तो 4 से वो कहां से कट जाएगा, पहली बात। और पहले आपको 4 से काटना ही नहीं, आपको ज्ञात क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 4 कोई अभाज्य संख्या तो है नहीं कि आप उससे भाग किए जा रहे हो, तो फिर हम उससे आगे जो अभाज्य संख्या पड़ती है उससे भाग देंगे, इसको जरा ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम 3 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यहां पर बच गया 2, इधर गया तो हो गया 21, 3 सते 21। अब देखिए 3 से कितना हो जाएगा, 3 9 27, फिर 3 3 9 और फिर 3 एकम 3। अब हम पेयर बनाते हैं। देखें, यदि हम इसका गुणा इससे और इससे कर लें और इसका इससे कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12, और ये कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27। तो 12 और 27 का यदि हम गुणा कर दें तो हमको 324 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भाई ये जो है ये इसी का गुणनखंड है। तो जाहिर सी बात है इसको गुणा करने पर हमें यही प्राप्त होगा, आप चाहे तो चेक कर लें। लेकिन दूसरी कंडीशन भी हमको फॉलो करनी है कि 27 और 12 को जोड़ने या घटाने पर हमको 45 प्राप्त होना चाहिए। तो 27 और 12 को आपस में ना तो जोड़ने पर 45 प्राप्त हो रहा है, ना ही घटाने पर प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये तुक्का बेकार गया। अब हम फिर से इसमें तुक्का लगाते हैं कि किसको किसको आपस में गुणा करके 2 गुणनखंड बनाएं। तो इसको यदि हम बारी बारी से उसमें हम जोड़े बनाते जाते हैं, तो यदि हम इसका गुणा कर लें इसके साथ में और इसके साथ में और फिर इसके साथ में, तो कितना मिल जाएगा। अभी तक हमने 3 के साथ गुणा किया था, अब हम 4 से गुणा कर रहे हैं। तो देखो
2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36 हो गया। और फिर इसका गुणा हम इसके साथ कर लें तो कितना हो गया, 3 3 9। अब आप 36 और 9 का जब आप गुणा करेंगे तो आपको 324 प्राप्त हो जाएगा। यहां पर देखिए, क्योंकि ये इसी का गुणनखंड है, और 36 और 9 को यदि आप जोड़ दें तो आपको 45 भी प्राप्त हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से हमने वो दो संख्याएं प्राप्त कर ली। तो एक है 36 और दूसरा है 9। तो यहां पर आप हम चाहें तो भरें, चाहे तो ना भरें। इसको भरने क्या मतलब, इसको हम केवल एक रफ कार्य की तरह यूज करते हैं। 36 गुणे 9, और यहां पर भी 36 और प्लस 9 हो जाएगा। ये यहां पर भी देखिए धनात्मक है, यहां पर भी धनात्मक है, तो हमें इसमें कहीं भी ऋण लगाने की जरूरत ही नहीं है कि हम कुछ परिवर्तन करें धन ऋण में। सीधे सीधे एक हो जाएगा हमारा 36 और दूसरा हो जाएगा 9। तो यहां पर इसको हम तोड़ देते हैं। ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये एक यहां पर मैंने लगा दिया था, इसको आप चाहो तो लगाओ, चाहो तो हटा दो, उससे कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक से आप किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो उसका मान उतना ही रहेगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर प्लस एक कितना आया था, 36 आया था, तो हम लिख देंगे 36x, और प्लस दूसरा आया था 9, तो हम लिख देंगे 9x, क्योंकि x यहाँ पर गुणांक है तो यहाँ पर आप लगा देंगे, क्योंकि 36x में 9x जोड़ेंगे तभी तो आपको 45 का x प्राप्त होगा। यदि आप केवल 36 में 9 जोड़ देंगे तो आपको केवल 45 ही प्राप्त होगा। और इनका गुणा करने पर आपको 324 x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो x का x से गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 36 का 9 से गुणा होगा तो 324 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर x लगाना जरूरी है। फिर देखिए माइनस 324 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में आप ध्यान से देखिए, कुछ आपको कॉमन दिख रहा है क्या? और इन दोनों पदों में फिर आप देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो यहां पर हम देखें तो x इस पद में भी है और x इस पद में भी है। तो मैं चाहूं तो यहां पर x भी कॉमन ले सकता हूं, और माइनस हटाना चाहूं तो मैं यहां पर माइनस एक्स भी कॉमन ले सकता हूं, माइनस एक्स भी कॉमन ले सकता हूं, और चाहूं तो मैं यहां पर x भी कॉमन ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वो फिर बदल जाएगा यदि आप केवल x लेते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर मैं कॉमन ले रहा हूं माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स आप चाहे तो लें। देखो यहां पर माइनस एक्स ये है, और यहां पर क्या है, प्लस का 36x है। तो अभी सीधे सीधे आप देखो, बाद में बदल लेंगे। अभी देखो ये है एक्स स्क्वायर और ये है 36x, तो यहां पर 36 जैसी कोई संख्या तो दिख नहीं रही है जो कट जाएगी, लेकिन x यहां पर भी है, यहां पर भी है x, तो हम यहां पर x केवल कॉमन ले रहे हैं। चलो ये हो गया, x हमने कॉमन ले लिया, यहां पर बचा क्या, यहां पर बचा माइनस एक्स, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर था, मीन्स माइनस एक्स और गुणे एक्स, यही तो होता है माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको जब हमने एक्स से भाग दिया तो क्या, ये कट गया, बचा क्या, माइनस एक्स, वही हमने यहां पर लिख दिया। और प्लस यहां पर हमने एक्स कॉमन ले रखा है ना ऑलरेडी, तो एक्स निकल गया, बचा क्या, 36 बचा। तो जो यहां पर आया है इस ब्रैकेट में, वही अगले ब्रैकेट में भी आना चाहिए। तो हम यहां पर लिख देंगे माइनस एक्स प्लस 36 बराबर 0। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर है प्लस का 9x और यहां पर क्या है, माइनस x। तो माइनस x को मैं किससे गुणा कर दूं कि ये प्लस का 9x हो जाए? तो यदि मैं इसको माइनस के 9 से गुणा कर दूं तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 9x का गुणा होगा तो 9x हो जाएगा। तो बस ये फिट बैठ गया, तो आगे हमें चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं। माइनस 9 का जब आप प्लस 36 के साथ गुणा करेंगे तो आपको माइनस 324 प्राप्त ही हो जाएगा। अब फिर इसके बाद में क्या करते हैं कि इन दोनों पदों में हम देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो यहां पर क्या है, माइनस का x प्लस 36 यहां पर भी है, और माइनस का x प्लस 36 यहां पर भी है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि माइनस एक्स प्लस 36 ये हमने कॉमन ले लिया। तो यहां पर बचा क्या, यहां पर बचा x, और यहां पर क्या बचा, माइनस का 9 बराबर 0। आगे हम देखते हैं, अब
यदि माइनस एक्स प्लस 36 को मैं 0 के बराबर रख दूं, माइनस एक्स प्लस 36 को मैं 0 के बराबर रख दूं, तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? मुझे प्राप्त होगा माइनस एक्स और बराबर 0 माइनस ये प्लस का 36 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 36। तो माइनस एक्स बराबर 0 में से जब 36 घटाएंगे तो मिल जाएगा आपको माइनस 36, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या? x बराबर 36। तो x का एक मूल तो हमको 36 प्राप्त हो गया। अब हम दूसरे वाले को चेक करते हैं। यदि x माइनस 9 बराबर 0, x माइनस 9 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 0, ये माइनस का 9 है, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 9, तो ये हो जाएगा x बराबर 0 में 9 जुटा, तो ये हो गया x बराबर 9। तो एक मूल हमको x का 36 प्राप्त हो गया और दूसरा मूल प्राप्त हो गया 9, और दोनों धनात्मक हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि इनके पास जो कंचों की संख्या रही होगी वो, यदि x बराबर 36 है तो जान के पास कंचों की संख्या, जान के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या बराबर हो जाएगा, x था तो यहां पर x का मान कितना है? 36, तो जान के पास 36 रहा होगा। तो जान के पास 36 रहा होगा तो जीवंती के पास कितना रहा होगा? जीवंती के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या बराबर कितना है? 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स का मान कितना आया है? 36, तो बराबर घटा दीजिए 36 और 9 45, तो जीवंती के पास 9 कंचे रहे होंगे। और यदि x बराबर 9 तो जान के पास कितने रहे होंगे? जान के पास रहे होंगे 9, क्योंकि x का मान है 9, और जीवंती के पास कितने रहे होंगे? जीवंती के पास रहे होंगे 45 माइनस एक्स, यानी 45 माइनस 9, तो बराबर 36। तो कुल मिला के यदि x का मान जो आया है निकल करके, x के दो मूल निकले, एक 36 और एक 9, तो यदि ये है तो या तो जान के पास 36 कंचे रहे होंगे और जीवंती के पास 9 कंचे रहे होंगे, और या फिर जान के पास 9 कंचे रहे होंगे और जीवंती के पास 36 कंचे रहे होंगे।